तो एनिमे लवर्स एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि कैसे अकीरा नाम का एक हाई स्कूल का बच्चा है जिसे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है, पर तभी अचानक से एक दिन उसकी क्लास में एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बनता है, जिसके बाद वो खुद को एक अलग ही मॉर्गन नाम की दुनिया में पाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि कैसे इस दुनिया में डीमंस ने हाहाकार मचा रखा है और उन सब में से एक हीरो है जो उनकी दुनिया की मदद करेगा उन डीमंस को हराकर। पर हमें तो ये दिखता है कि अकीरा को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता और ऐसे ही हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे अकीरा की पावर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा है, जिससे वो अपने आप को सबसे छुपा कर रख रहा है ताकि किसी और को उस पर शक ना हो और कहीं वो उसे ही हीरो ना समझे। पर अचानक से उसकी क्लास का एक और लड़का जिसका नाम सुकासा है, उसके पास भी अच्छी खासी पावर होती है, जिससे सभी लोग उसे ही हीरो मानते हैं, जिससे अकीरा तो कुछ टाइम के लिए बच जाता है। वहीं अकीरा को सैरो नाम का एक नाइट कमांडर भी मिलता है, जिससे बात कर अकीरा को ये पता चलता है कि कैसे सैरो को ऐसा लगता है कि वहाँ का राजा पागल है और वो राजा के खिलाफ एक विद्रोह के बारे में भी सोच रहा होता है, जिसके लिए वो अकीरा की मदद मांगता है क्योंकि अकीरा का स्टेटस एक असैसिन का होता है। और यही नहीं, सैरो उसे अपने अंडर लेकर उसे अपनी ट्रेनिंग भी देता है, जिससे अकीरा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। तभी एक दिन जब वो लोग डंजन की तरफ जा रहे होते हैं, अकीरा एक लड़की से मिलता है, पर उस लड़की से बात कर कर अकीरा को ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है, पर उसे तो उस सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि वो सभी बच्चे साथ में मिलकर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए एक डंजन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे डीमंस भी मिलते हैं और उनको वहाँ पे एक मीनाटोर भी मिलता है, जो वहाँ पर सुकासा जो उनका हीरो है उस पर भी बहुत भारी पड़ रहा होता है। पर अकीरा समय में आकर सुकासा को तो बचा लेता है और वो और सैरो साथ में मिलकर उस डीमन के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल मूव करने लगते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे नए एपिसोड की तरफ। सीन शुरू होता है और हमें अकीरा दिखता है जो सैरो से सीखी गई नई मैजिकल टेक्निक शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमें ये दिखता है कि अकीरा उस मिनाटोर को बहुत ही आराम से शैडो मैजिक से हरा देता है। पर हमें ये भी दिखता है कि कैसे अभी अकीरा ने अपनी शैडो मैजिक टेक्निक पूरी तरीके से मास्टर नहीं करी है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और उसे देखने के लिए सैरो भी तुरंत उसके पास चले जाता है और वो अकीरा से ये बोलता है मुझे लगा नहीं था अकीरा कि तुम ये कर पाओगे, पर कांग्रेट्स, आखिरकार तुम्हारी वजह से हम सब जिंदा हैं। जिसे सुनकर अकीरा बहुत खुश होता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा और सैरो एक शाम को बैठकर बातें करते हैं और सैरो अकीरा को ये बताता है कि कैसे उसकी शैडो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर अभी भी उसे कंट्रोल करना नहीं आया है, तो उसे अब से शैडो टेक्निक सिर्फ खास मौक़ों पर ही यूज़ करनी होगी, जिससे उसकी जान को शैडो टेक्निक से कोई भी खतरा नहीं होगा। और अकीरा खुद भी सैरो की इस बात पर एग्री करता है। वहीं हमें ये दिखता है कि सैरो अकीरा को एक गिफ्ट देता है, जो कि एक कटाना स्वॉर्ड होती है, जो वहाँ के सबसे पहले हीरो ने अपने हाथों से बनाई होती है, जिसे देख कर अकीरा ये बोलता है, क्या क्या ये स्वॉर्ड तुम्हें मुझे देनी चाहिए? मुझे तो लगा था कि तुम ये सब चीज़ें हीरो को दोगे। पर हमें तो ये दिखता है कि सैरो अकीरा को ये बताता है कि कैसे वो ये सब सिर्फ उसे ही दे सकता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें सबसे छुपाना चाहता है। और अकीरा के पूछने के बाद सैरो उसे ये बताता है कि कैसे वो इसलिए छुपाना चाहता है क्योंकि उसने ये कटाना चुराई है उनकी रॉयल ट्रेजरी से, जिसे सुनकर अकीरा भी थोड़ा चौंक जाता है, पर वो आखिरकार सैरो का ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि सैरो अकीरा से उस प्लेट के अंदर पढ़ने को बोलता है, क्योंकि उसके अंदर लिखी गई हीरो की भाषा सैरो को समझ नहीं आती। और हमें ये दिखता है कि अकीरा भी उस प्लेट के अंदर लिखा हुआ पढ़ लेता है, जिसमें ये लिखा होता है, इस प्लेट का नाम गॉड ऑफ द नाइट ब्लेड है, और अगर तुम ये ब्लेड पकड़ रहे हो तो तुम मेरे सक्सेसर होने वाले हो। तो याद रखना, ये ब्लेड सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, पर उसके आगे की जर्नी तुम्हें खुद करनी होगी। जिसे देखने के बाद अकीरा उस हीरो से मिलने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी कुछ देर बाद सैरो अकीरा से उनके हीरो सुकासा के बारे में पूछता है और अकीरा भी सैरो को ये बताता है कि कैसे उस पर दिया गया कर्ज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे यूकी भी अभी तक हील नहीं कर पाई है, ना ही उस कर्ज को पूरी तरीके से हटा पाई है। जिसे सुनकर सैरो ये बोलता है कि शायद उसे ये पता है कि ये कर्ज उसे किसने दिया होगा, और हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि कैसल के अंदर वही महारानी एक क्रिस्टल को देखकर ये बोलती है, सुकासा द फेक हीरो, अब तुम सिर्फ हमारे एक पपेट बनकर रह जाओगे। और अचानक से हमें ये दिखता है कि उस महारानी के पीछे
तुरंत ही अकीरा भी आ जाता है और अकीरा भी बिना समय बर्बाद किए उस मैजिक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सुकासा का भी कर्ज पूरी तरीके से हट गया है। और ये सब चीज़ें पूछने के बाद अकीरा उस महारानी को तलवार की नोक पर रखकर उससे पूछता है कि उसने आखिरकार ये सब क्यों करा। तभी वो महारानी ये बोलती है, मैंने जो भी करा है सिर्फ अपने राजा के लिए करा है। और हमें तो ये दिखता है कि वो महारानी यही बातें बार बार रोबोट की जैसे बड़बड़ाते रहती है, जिससे अकीरा को भी कुछ अजीब लगता है और वो उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चले जाता है। तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे उसी महारानी के पास बहुत सारे क्रिस्टल्स भी पड़े हैं और वो उन क्रिस्टल्स को देखकर सभी बच्चों के नाम लेने लगती है, जिससे हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि शायद उस महारानी ने सभी बच्चों पर कर्ज लगाया हुआ है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा भी वो मैजिकल क्रिस्टल सीधा सैरों को दिखाता है और ये बोलता है कि कैसे सैरों एकदम सही था। और सैरों अकीरा से ये बोलता है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम रानी को नहीं रोक सकते इन सब बच्चों को कंट्रोल करने से, क्योंकि रानी को तो ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। वो तो बस इस पागल राजा की एक पपेट जैसे बनकर रह गई है। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और हमें ये दिखता है कि ये सब बोल के सैरों अकीरा को छुपे रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी उसकी इस हरकत के बाद सभी गार्ड्स उसके पीछे पड़े होंगे और अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ बहुत गलत हो सकता है। जिसे सुनने के बाद अकीरा को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो सैरों की बातों में हामी भर देता है। वहीं अगले दिन हमें ये दिखता है कि सभी बच्चे अपने रूम्स के बाहर गार्ड्स के बीच में खड़े होते हैं और अकीरा भी वहाँ कुछ देर बाद आ जाता है, जिसे सुकासा भी बुलाने लगता है। और हमें ये दिखता है कि सुकासा का कर्ज तो पूरी तरीके से हट गया है और अकीरा सुकासा से पूछता है कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है, पर सुकासा उसे कुछ भी नहीं बताता, जिससे अकीरा को बहुत अजीब लगने लगता है और वो जल्दीबाजी में उन सब गार्ड्स के बीच में आ जाता है। जिसके बाद उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है जब वो अपने सामने सुकासा की लाश देखता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी छाती में चाकू घुसा रखा है और वो मर चुका है, जिससे अकीरा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सैरों की लाश के आगे बैठ जाता है और उनसे उसका कातिल के बारे में पूछता है। पर हमें तो ये दिखता है कि सभी बच्चे उसी ही ब्लेम करने लगते हैं कि कैसे सैरों की छाती पे जो डैगर है वो अकीरा का ही है। इससे अकीरा कुछ समझ नहीं पाता और वो उन सबको मना करता है कि उसने ये सब नहीं करा। पर हमें तो ये दिखता है कि सभी बच्चे सिर्फ उसी पर ब्लेम कर रहे होते हैं, जिससे अकीरा को भी शक हो जाता है कि शायद इन सब बच्चों को भी रानी ने पहले से ही कर्ज करा हुआ है और वो ये सोचता है कि शायद ये सब सिर्फ अकीरा को फंसाने की साजिश है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि राजा भी अकीरा को जान से मारने की सज़ा दे देता है और सभी गार्ड्स उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अकीरा भी अपनी मैजिकल एबिलिटी इस्तेमाल कर इनविजिबल हो जाता है और राजा उसको पकड़ने को बोलते हैं। पर हमें ये दिखता है कि अकीरा इनविजिबल होके जूले से ये बोलता है, जूले मैंने ये सब नहीं करा है, तुम्हें भी ये सब पता है, मैं सैरों को नहीं मार सकता हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। जिसे सुनने के बाद जूले अकीरा से ये बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि सैनों को किसने मारा है। उसे राजा के सीक्रेट असेसिन्स ने मारा है और वो तुम्हारे पीछे भी पड़े हैं। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो सैनों ने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तुम वो चीज़ें लेकर सीधा यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद अकीरा जूले की बात मानकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद उसी रात को हमें ये दिखता है कि रानी राजा को ये बताती है कि कैसे उसने वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों पर कर्ज डाल दिया है सिवाय वहाँ के हीरो के, और अब वो लोग सीधा उनके दुश्मन के साथ जंग के लिए जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद राजा ये कहता है, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमारे और हमारे गोल के बीच में एक छोटा सा असेसिन बचा है, तो जाओ मेरे असेसिन्स को उसको मारने के लिए भेज दो। और रानी भी इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा भी शहर से बहुत दूर एक डंजन के अंदर छुपा होता है और वो सैरों की कही गई बातें याद कर रहा होता है, जिसमें सैरों अकीरा से ये कहता है, तो अकीरा, अगर तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन को फेस करना हो जिसमें तुम्हें लोगों से छुपना हो, तो मैं तो तुम्हें सबसे बेस्ट सजेशन यही दूंगा कि तुम एक डंजन ढूंढो। और यही नहीं, तुम्हें वो डंजन छुपने में ही मदद नहीं करेगा, तुम्हें वो डंजन अपनी पावर बनाने में मदद करेगा। तुम जितने मॉन्स्टर्स को मारोगे तुम्हारी मैजिकल एबिलिटी उतनी ही बढ़ती रहेगी। पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ये इनविजिबिलिटी स्पेल मॉन्स्टर पर काम नहीं आने वाली है। तो भाई तुम ये मत समझना कि तुम बच जाओगे अगर तुम इनविजिबल होकर एक मॉन्स्टर के पीछे चले गए। तुम्हारी मौत और मॉन्स्टर की जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस तरीके से उस मॉन्स्टर को मारते हो। पर यह बात याद रखना, तुम्हारी ये सब मेहनत बहुत रंग लाएगी अगर तुम अपने लेवल को 100 तक लेके जा पाए तो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया मैजिकल स्किल भी मिल जाएगी जो सिर्फ 100 लेवल्स वालों को मिल सकती है।
और हमें ये दिखता है कि सैरों की यही सब बातें याद करते हुए अकीरा उन सभी डंजन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और अपने लेवल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और हमें ये दिखता है कि वो अपने शैडो मैजिक एबिलिटी को भी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करने लगता है और उसे कंट्रोल करने लगता है, जिससे आखिरकार वो अपने लेवल्स को बढ़ाने में कामयाब रहता है। वहीं दूसरी तरफ कैसल के अंदर हमें ये दिखता है कि सुकासा सभी बच्चों को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अकीरा ने सैरों को नहीं मारा है, पर वो भी ये महसूस कर लेता है कि सभी बच्चे कर्स्ड हैं, क्योंकि वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते और वो हर चीज़ के लिए अकीरा को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। पर तभी सुकासा सब बच्चों से ये बोलता है, चलो तुम अकीरा को तो छोड़ दो, पर तुम सब मेरे साथ चलो तो सही, हमको डीमन किंग को हराना भी तो है। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे उसको मना करने लगते हैं। पर हमें ये दिखता है कि उन बच्चों में से होशी, यूकी, आसाहीना, टोमाया और 2-3 बच्चे और सुकासा के साथ चलने के लिए एग्री कर देते हैं। और हमें दिखता है कि वही बच्चे साथ में मिलकर कैसल को छोड़ देते हैं डीमन किंग को मारने के लिए। पर सुकासा उन सब बच्चों से ये भी पूछता है कि आखिरकार वो उसके साथ चलने के लिए एग्री कैसे कर दिए, जिसके बाद यूकी उसे ये बताती है कि कैसे सुकासा अभी जितने भी बच्चों के साथ है वो सब बच्चे कर्स से फ्री हैं, क्योंकि पहली तो यूकी जिस पर कोई भी कर्स नहीं यूज़ होता क्योंकि वो खुद कर्स को छुड़ाने की पावर रखती है। दूसरा इंसान है आसाहीना। पर हमें आसाहीना से एक अजीब बात पता चलती है। आसाहीना सुकासा को ये बताता है कि कैसे उसे अभी भी कुछ अच्छे से याद नहीं है, पर उसे इतना याद है कि कैसे उसने बहुत सारे क्रिस्टल्स तोड़े और उसे ये नहीं पता था कि उसने ये सब क्यों करा। पर जब उसकी आंखें खुली तो उसके पास एक अजीब ही कटाना थी। पर तभी हमारा सीन जूले पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि जूले खुद से ये बोलता है, आखिरकार बच्चे चले ही गए। क्या हुआ अगर उन पे कर्ज था तो? मेरी मैनिपुलेशन स्किल कर्ज से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर अभी भी इनका खतरा नहीं मिटा है। इनको अभी बहुत ही लंबी जर्नी करनी है। वहीं कुछ देर बाद हमें एक सीन दिखता है जो कि आसाहीना और अकीरा की मुलाकात का होता है, जहाँ पर आसाहीना बहुत पहले एक दिन चलते चलते अकीरा से मिलता है जो अपनी एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। जिसके बाद अकीरा आसाहीना से रिक्वेस्ट करता है कि क्लास में किसी को भी उसके बारे में ये ना पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी इस हालत का मजाक उड़ाए। जिसके बाद आसाहीना उसे हाँ कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। पर हमें तो ये दिखता है कि कैसे आसाहीना और अकीरा की दोनों छोटी बहन आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, जिसके बारे में दोनों को ही नहीं पता होता। पर आसाहीना उनकी फ़ोटो दिखाता है, जिससे आखिरकार उन दोनों को भी ये चीज़ पता चल जाती है। पर तभी हमें तो ये दिखता है कि दरअसल ये सब बातें अकीरा सोच रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चोट में बेहोश पड़ा होता है। पर अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वो खुद को एकदम हील पाता है, जिसमें से वो ये देखता है कि कैसे उसकी शैडो मैजिक की पावर लेवल 3 से सीधा लेवल 5 में जंप हो गई है, जिससे उसे अपने डंजन के फैसले पर और भी ज़्यादा यकीन आने लगता है कि वो ऐसे ही जितने ही मॉन्स्टर्स को हराएगा उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और वो ऐसा ही करता है, वो एक-एक कर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारने लगता है ताकि उसकी पावर बढ़े। पर तभी एक दिन उसका सामना एक स्लाइम मॉन्स्टर से होता है, जिसको हराने के बाद वो ये देखता है कि उस स्लाइम मॉन्स्टर के अंदर तो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एल्फ होती है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो एल्फ वहाँ कर क्या रही है। पर अचानक से अकीरा उस चीज़ को अपनी नई एबिलिटी यूज़ करने का एक बहाना भी समझ लेता है और वो अपनी नई एबिलिटी वर्ल्ड आई को यूज़ करता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा को तो एक बार में ही बहुत सारे विजन्स आते हैं, जिसमें हर विजन में उसकी मौत लिखी होती है, जिससे अकीरा भी ये समझ जाता है कि ये एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो खुद से ये वादा करता है कि वो ये एबिलिटी बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करेगा। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस एल्फ की भी आंखें खुल जाती हैं और वो अकीरा को अपने सामने देखकर ये समझ जाती है कि अकीरा ने उसकी जान बचाई है और वो अकीरा को थैंक यू करती है। पर अकीरा तो खुद से ये बोलता है, आखिरकार ये कितनी सुंदर है, पर मैंने तो अपनी वर्ल्ड आई से हल्की सी इसकी झलक भी ले ली है और मुझे ये पता चल गया है कि इसकी मौत कैसे कैसे होने वाली है। पर मैंने तो ये भी देखा है कि इसके पास भी मेरी जैसी एबिलिटीज़ हैं, पर ये अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो एल्फ अकीरा को और भी ज़्यादा बातें बताने ही वाली होती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है। यहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस एल्फ की आंख अकीरा के साथ एक सेफ जगह पर खुलती है, जहाँ पर अकीरा उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करता है। और कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे वो एल्फ भी यहाँ पर अपनी पावर बढ़ाने ही आई है और वो अकीरा को पार्टनरशिप का ऑफर करती है। जिसके बाद अकीरा भी उसकी ये बात सुनकर हाँ कर देता है और आखिरकार वो एल्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसका नाम रिज होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि रिज एक रॉयल फैमिली से भी आती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें ये दिखता है कि अकीरा और रिज साथ में मिलकर उस डंजन को क्लियर करने लगते हैं और वो डंजन के और भी ज़्यादा नीचे जाने लगते हैं।
और ऐसे ही करते हुए वो लेवल 80 पे पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से एक दिन वो ये देखते हैं कि लेवल 80 के डंजन के अंदर एक बहुत ही बड़ा कमरा होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन भी होता है, जिससे आखिरकार अकीरा और रेस साथ में मिलकर लड़ने लगते हैं। पर अचानक से हमें ये दिखता है कि वो ड्रैगन तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो उन दोनों पर ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। पर तभी अकीरा भी अपनी समझदारी और रेस अपने जादू के ज़रिए उस ड्रैगन को हराने में कामयाब रहते हैं। पर तभी अचानक से उस ड्रैगन से बहुत ही ज़्यादा ग्लो आने लगता है, जिससे अकीरा और रेस दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो चलिए गाइस समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 2 में हमने ये देखा कि कैसे अकीरा को ये पता चल चुका है कि रानी ने सभी बच्चों पर कर्ज लगाया हुआ है, जिससे अकीरा को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार रानी ये सब क्यों कर रही है। पर सैरो भी अकीरा को ये बता देता है कि कैसे अभी रानी किंग की एक पपेट बनकर रह चुकी है और किंग ही रानी से यही सब चीज़ें करवा रहा है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि सैरो अकीरा को एक कटाना भी देता है, जो वहाँ के पहले वाले हीरो ने खुद अपने हाथों से बनाई होती है। और यही नहीं, हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा ने अपनी नई मैजिकल एबिलिटी शैडो मैजिक को भी यूज़ करना सीख लिया है, पर अभी वो उसमें अच्छी तरीके से मास्टर नहीं हुआ है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा को तो तब बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है जब वो अपने सामने सैरो की लाश दिखता है, जिसको राजा के कुछ असैसिन्स ने ही असैसिनेट कर दिया होता है। पर सबको रानी के जादू के ज़रिए ये लगता है कि ये सब चीज़ें अकीरा ने ही करी हैं और सभी बच्चे अकीरा के खिलाफ हो जाते हैं। पर तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे उन सब बच्चों में से हीरो सुकासा ही ऐसा बच्चा होता है जो अकीरा को समझता है और वो ये जानता है कि उन सब बच्चों पर कर्ज लगा हुआ है। पर ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। हमें ये दिखता है कि सुकासा डीमन किंग को हराने के लिए एक टीम बनाता है, जिसके अंदर कुछ और बच्चे होते हैं जिनके पास रानी का कर्ज नहीं होता। और हमें ये दिखता है कि जूले ने उन सब बच्चों की मदद करी होती है उस रानी का कर्ज हटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि कैसे सैरो ने अकीरा को एक एडवाइस दी थी कि अगर उसको अपनी पावर बढ़ानी है और लोगों से छुपना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस डंजन ही है। जिसके बाद अकीरा खुद उस डंजन के अंदर जाकर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सैरो के हथियारों से उसका बदला ले सके। और हमें ये दिखता है कि कैसे उस डंजन के अंदर ही उसे एक एल्फी मिलती है जिसका नाम रिस होता है, जो कि किसी मॉन्स्टर के अंदर फंसी होती है, पर अकीरा उसे बचाने में कामयाब रहता है। और ऐसे ही वो दोनों एक टीम फॉर्म करते हैं जो साथ में मिलकर उस पूरे डंजन को क्लियर करेंगे। और आखिर में हमें ये दिखता है कि कैसे उसी डंजन के लेवल 80 में अकीरा और रिस को एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मिलता है, जिसको हराने के बाद वो लोग एक बहुत ही बड़ा उजाला देखते हैं। सो दैट्स इट गाइस। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइस, हमने हमारे चैनल पर दूसरा गिव अवे भी शुरू कर दिया है, जिसमें आप पा सकते हैं बहुत सारे एनिमे फिगरीन जीतने का मौका। तो चलिए जानते हैं आप ये सब फिगरीन्स कैसे जीत सकते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस गिव अवे में तो आपको टोटल 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली, आपको हमारा सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चौथी चीज़ है आप हमारी किसी भी वीडियो को देखकर उसमें कमेंट कर सकते हैं एनिमे लवर्स करके, जिससे हम आपको आने वाले गिव अवे में सेलेक्ट कर लेंगे और आप जीत सकते हैं बहुत सारे एनिमे फिगरीन जीतने का मौका। एंड हाँ गाइस, हम अपने विनर्स एवरी संडे को अनाउंस करेंगे, तो देर किस बात की है, जाइए हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि आपको हमारा अपडेट मिलता रहे। जाइए हमारी वीडियो देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।